नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज हम चर्चा करेंगे फ्लू मेडिसिन्स यानी कि इन्फ्लुएंज़ा की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। और हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो फ्लू को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों, फ्लू क्या है? फ्लू इज़ द एक्यूट वायरल इन्फेक्शन विच कॉजेज पेन इन थ्रोट एंड फीवर और मसल पेन और बॉडी पेन। तो ये फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो सीज़न चेंज जैसे होता है वैसे ही डेवलप हो जाते हैं और उसको बॉडी पेन, फीवर और कोराइज़ा और उसके कफ के सिम्टम्स जो हैं पेशेंट के अंदर आते हैं। तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो फ्लू को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हैं और फ्लू के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचाने में हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो हेड रेमेडी है फ्लू के लिए वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम के इंडिकेशंस हैं सडन ऑनसेट ऑफ फीवर यानी कि एकदम फीवर जो है वो डेवलप होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हो यानी वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट को। आज जैसे अगर फीवर हुआ है तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ही हफ्तों से वो बीमार है और उसको उसके साथ बहुत ही ज़्यादा वीकनेस उसको पेशेंट को रहती है। और उसके साथ सिम्टम्स क्या होंगे? उसको गले में दर्द होगा और उसको वाटरी थिन नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नाक में से पानी जैसा उसको डिस्चार्ज होगा और बहुत ही ज़्यादा छींकें आएंगी और उसको स्मॉल क्वांटिटी यानी कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी उसको पीने को चाहिए एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि प्यास जो पेशेंट को वो ज़्यादा रेगुलरली लगती है और वीकनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। उसके साथ साथ पेशेंट को एब्डोमिनल सिम्टम यानी कि डायरिया के यानी पेट या दर्द के या उसको वॉमिटिंग के भी फीवर के सिम्टम्स हो सकते हैं फीवर के साथ। तो ये आर्सेनिकम एल्बम के इंडिकेशंस हैं। अगर टाइमली आप उसको आर्सेनिकम एल्बम को दे देंगे तो ये ना केवल फीवर को कंट्रोल करेगी बल्कि जो इन्फ्लुएंजा के आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको भी हेल्पफुल रहती है, कंट्रोल करेगी वो। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा के लिए ब्रायनिया एल्बा। तो ब्रायनिया एल्बा के इंडिकेशन है ड्राई कफ और उसके साथ साथ ड्राइनेस होगी थ्रोट में और ड्राई कुराइज़ा और उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा बॉडी के अंदर। तो उसको पेन के साथ साथ फीवर डेवलप होगा यानी कि बॉडी में पेन होगा और उसको ड्राई कफ होगा और ड्राइनेस होगी थ्रोट में और उसके साथ साथ फीवर डेवलप होगा और एक्सट्रीम जो थर्स्ट होगी पेशेंट को यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी उसको पीने का मन करेगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में उसको पानी का पीने का मन करेगा और उसको रेस्ट से, कंप्लीट रेस्ट से रिलीफ होगा यानी कि पेशेंट को फीवर हुआ है, बॉडी पेन हुआ है और बिल्कुल उसको लेटने से, बिल्कुल शांत लेटने से उसको आराम है और फीवर जो है वो ठंड दे के बुखार आएगा और उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है फीवर के साथ साथ यानी उसको पेट में कब्ज़ की शिकायत रहती है फीवर के साथ। और तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ब्रायनिया के रहेंगे और ब्रायनिया जो है वो फीवर को भी कंट्रोल करेगा और इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स हैं यानी आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करेगा और चेस्ट में इन्फेक्शन को जाने से वो फर्दर प्रोग्रेस करने से वो स्टॉप करेगा। तो ब्रायनिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स के इंडिकेशन है फीवर का जो है वो स्लो ऑनसेट होगा यानी बहुत ही स्लोली डेवलप होगा, फीवर एकदम से डेवलप नहीं होगा। मसल्स जो पेन है वो बॉडी के वो बहुत ज़्यादा उसमें रहेंगे रस्टॉक्स में और उसको हेडेक भी सिम्टम्स जो हैं, सर में दर्द बहुत ज़्यादा, ऑक्सीपिटल हेडेक फील होगा पेशेंट को और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोस्ट्रेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी उसको वीकनेस के साथ साथ। तो पेशेंट जो है वो एक जगह यहाँ पे रुकेगा, फिर दूसरी जगह और दूसरी जगह जाके बैठेगा, कभी इस करवट बैठेगा, कभी उस करवट लेटेगा, तो कहीं पे भी उसको रिलीफ नहीं मिलता। तो ये जो एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस है पेशेंट के अंदर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है रस्टॉक्स का। अगर वो कहीं एक जगह बैठ जाता है तो उसको मसल पेन होना शुरू हो जाता है। तो और उसके साथ साथ उसको गले में दर्द होगा और येलोइश जो डिस्चार्ज है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है वो होगा कफ में और उसको नाक में से भी ग्रीनिश वो एक्सपेक्टोरेशन है और उसको ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ होगा और कान में भी उसको प्रेशर फील होगा कई बार ही। और सिम्टम्स जो हैं वो स्किन के भी, इरप्शन के भी सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि इरप्शन अराउंड द लिप्स और उसको अर्टिकेरिया के भी सिम्टम्स हो सकते हैं फीवर के साथ।
और एक कैरेक्टरिस्टिक और है रेस्टॉक्स फीवर का कि इंटरनली पेशेंट को फीवर फील होगा, यानी उसको लगेगा कि अंदर से जो है वो उसकी बॉडी जो है वो बर्निंग सेंसेशन उसको फील होगी, पर एक्सटर्नली फीवर उतना नहीं होगा जितना पेशेंट को इंटरनली फील हो रहा है। और थर्स्ट भी पेशेंट को स्मॉल क्वांटिटीज़ की रहती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी वो पिएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं पिएगा। तो ये रेस्टॉक्स के सिम्टम हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी टंग, यानी कि उसको ट्रायंगुलर रेड टिप होगी टंग की, और पीछे की साइड में उसकी जो टंग है वो कोटेड रहती है, या फिर ड्राई होगी एकदम से टंग, और क्रैक्ड और बर्निंग सेंसेशन उसको फील होगी। तो टंग जो रेस्टॉक्स की है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है फीवर में, इन्फ्लुएंजा केसेस में। तो अगर ये सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को मिलते हैं तो रेस्टॉक्स जो है वो इन्फ्लुएंजा को ना केवल स्टॉप करेगी, बल्कि जो इन्फ्लुएंजा की कॉम्प्लिकेशन है उसको भी स्टॉप करने में रेस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है जेल्सीमियम सेम्परवायरेंस। तो जेल्सीमियम के इंडिकेशन है फीवर जो है बहुत ही उसको ड्राउजीनेस अकम्प्लीट विद ड्राउजीनेस एंड डलनेस, तो बहुत ही ज़्यादा डलनेस फील होगी पेशेंट को फीवर के साथ। और जो जेल्सीमियम का जो फीवर के कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सट्रीम थर्स्टलेसनेस, यानी कि पेशेंट को बुखार के साथ कोई भी थर्स्ट नहीं होगी, तो थर्स्टलेसनेस इज़ द इंडिकेशन ऑफ जेल्सीमियम। और जेल्सीमियम में कोई भी गैस्ट्रोएंटराइटिस या एंटराइटिस के सिम्टम नहीं होते, यानी कि स्टमक के कोई सिम्टम्स नहीं होते, केवल फीवर और जो हेडेक है और डलनेस और थर्स्टलेसनेस जेल्सीमियम के इंडिकेशंस रहते हैं। और एक कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम पीरियड है, यानी कि फीवर का इन्फ्लुएंजा का जो टाइम पीरियड है वो होगा एट द क्लोजर ऑफ विंटर्स एंड द अपीयरेंस ऑफ वार्म सीजन, यानी कि जो सर्दियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं और गर्मियों की शुरुआत है, तो उस टाइम पे जेल्सीमियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा के केसेस के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है पायरोजिनम। तो पायरोजिनम के इंडिकेशंस हैं फीवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, और उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होगा, और उसको पूरी बॉडी में पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा सिवियरिटी ऑफ पेन होगा। और जो पल्स है बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी इन कंपैरिजन टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहती है पेशेंट की। और जो डिस्चार्जेस हैं पेशेंट के वो ऑफेंसिव रहते हैं, यानी कि अगर उसको फीवर के साथ साथ अगर डायरिया है या एंट्राइटिस है, पेट में दर्द है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मेली डिस्चार्ज होगा, डायरिया होगा उसमें पायरोजिनम में। और उसके साथ साथ जो उसकी टंग है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होगी टंग, और बहुत ज़्यादा एकदम उसको बर्निंग जैसा उसको टंग में फील होता है, और गले में जो बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और एम्प्टी स्वेलोइंग में, यानी कि उसको अगर सटकता है वो, तो जैसे थूक सटकता है अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है गले के अंदर। और उसका फीवर का कैरेक्टरिस्टिक एक और ये है कि उसको ठंड दे के बहुत ही ज़्यादा ठंड दे के बुखार आता है, फिर उसको कपकपी लगती है, और फीवर एकदम से हाई टेम्परेचर रीच करता है, और फिर उसको एकदम स्वेटिंग की स्टेज आ जाती है। और स्वेटिंग जो स्वेट है यानी कि पसीना है वो बहुत ही ज़्यादा स्मेली और ऑफेंसिव रहता है। तो ये सिम्टम्स पायरोजिनम के रहते हैं, यानी पायरोजिनम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर इन्फ्लुएंजा केसेस में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मर्कसोल। तो मर्कसोल के जो इंडिकेशन हैं वो भी पायरोजिनम के जैसे हैं, पर जो मर्कसोल में ये डिफरेंस है कि मर्कसोल के जो अपीयरेंस है, यानी कि फेशियल जो बाय फेस अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो उसको फ्लश्ड फेस लगेगा, यानी कि उसको रेडनेस दिखेगी फेस के ऊपर, और पफीनेस होगा, यानी कि स्वेलिंग जैसा फील होता है। मर्कसोल को का पेशेंट अगर हम देखते हैं तो उसको स्वेलिंग जैसी फील होती है। और उसके साथ साथ पेशेंट को गले में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और जो उसको एक्सपेक्टोरेशन है, येलोइश एक्सपेक्टोरेशन रहता है, और नाक में से भी जो डिस्चार्ज है वो एक्रिड है, यानी कि जलन होती है नाक में, और जो डिस्चार्ज है वो एक्रिड डिस्चार्ज होता है उसको। और उसको जो फीवर का जो टाइम ऑफ एग्रीवेशन है, यानी कि रात के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फीवर रहता है पेशेंट को, तो मोस्टली जो नाइट टाइम एग्रीवेशन है फीवर का मर्कसोल इंडिकेटेड रहती है। और फीवर विद चिल्स होगा, और उसको जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा जितना कि पायरोजिनम के पेशेंट को रहता है। और उसको कफ में भी एक्सपेक्टोरेशन जो है वो येलोइश एक्सपेक्टोरेशन रहता है।
तो ये कुछ मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इन्फ्लुएंज़ा के लिए बताई हैं। तो अगर ये हम टाइमली दे देते हैं तो पेशेंट को ना केवल ये इन्फ्लुएंज़ा को स्टॉप करता है, प्रोग्रेस को स्टॉप करता है, बल्कि जो कॉम्प्लिकेशन है इन्फ्लुएंज़ा के उसको भी ये ओवरकम करने में, शॉर्ट करने में हेल्प करती है। तो होम्योपैथी डेफिनेटली एक बेटर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है इन्फ्लुएंज़ा के केसेस में के लिए। और अगर अगर इन्फ्लुएंज़ा टुवर्ड्स द निमोनिया प्रोग्रेस होता है, यानी कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्वॉल्व अगर हो जाता है, अगर पेशेंट को बाई चांस उसकी इम्यूनिटी वीक है और उसको जो डिसीज़ है इन्फ्लुएंज़ा प्रोग्रेस करता है, लंग्स की कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, निमोनिया लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन है जिसमें फॉस्फोरस हो गया, चैलिडोनियम हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया और एंटिम टार्ट हो गई। तो ये कुछ मेडिसिन हैं। तो एंटीमार्स है, ये मेडिसिन है, ये निमोनिया लाइक सिम्टम्स के लिए क्योर करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। और एक और कॉम्प्लिकेशन रहती है चिल्ड्रन के अंदर, जैसे आफ्टर इन्फ्लुएंज़ा बच्चों को कफ रहता है, तो कफ आफ्टर ड्राई कफ आफ्टर इन्फ्लुएंज़ा, तो उसके लिए सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आप अपनी फर्स्ट एड में यूज़ कर सकते हैं और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मेडिसिन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।